हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन पीपी और स्वागत करता हूं इजी सक्सेस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। हम आज बात कर रहे थे महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की। इसमें हम रिलेट कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चनों को देख रहे थे। उन्हीं को हम नेक्स्ट आज की क्लास में देखते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो अनाजों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। देखिए विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी हेल्प से हमारे शरीर में विभिन्न होने वाली जो क्रियाएं होती है वो होती है, प्रोसेस पूरी होती है। तो अमीनो अम्ल में अनाजों में कौन सी कमी होती है? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन या फेनिल एनालिन। इनमें से जो अनाजों की बात करें तो अनाज में लाइसिन की कमी होती है, बाकी तीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं अमीनो अम्ल। जैसे अमीनो अम्ल से हमारे बॉडी में जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण होता है। तो एनालिन, लाइनिन जो है थर्ड ऑप्शन है, ये इसमें करेक्ट रहेगा। लाइनिन यहाँ नहीं होता है, मतलब अनाजों में नहीं होता है। बाकी जो तीन प्रकार के हमारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वो अमीनो अम्ल हमारे अनाजों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से अनाज हम अगर बात करें तो गेहूँ, चावल हो गए, मक्का हो गए, इनकी बात कर रहे हैं। तो ये लाइनिन जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? जो हमारा लाइसिन जो है ये एमिनो अम्ल पाया जाता है मुख्य रूप से दालों में। अगर हम दाल की बात करें तो सभी प्रकार की दालों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, पनीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फलियों में, सोयाबीन में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मीट और मछली में, अंडों में भी ये मुख्य रूप से पाया जाता है, वो है लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा रिक्त स्थान द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो अगर कुपोषित गर्भवती माता है तो उसमें किस तरीके से प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है? पहला ऑप्शन है छना हुआ दानेदार मांस मछली दोनों। दूसरा ऑप्शन है मथी हुई दाल की सूप। तीसरा ऑप्शन है मलाई निकाला हुआ दूध मिलाना। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको दिख रहा है अगर प्रोटीन की बात करें तो तीनों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में, तो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम टीबी भी कहते हैं, संक्रमण फैलाने वाले रोगजनकों का फैलाव रोकने के लिए अपनाई जाने वाली मानक सावधानियां इनमें से कौन सी शामिल है? तो सबसे पहले टीबी के लिए क्वेश्चन है, टीबी को फैलने से रोकने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो है हाथों की स्वच्छता, दूसरा है उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, तीसरा है श्वसन संबंधी स्वच्छता और खांसने संबंधी शिष्टाचार, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हम उपरोक्त सभी को ही लगाएंगे क्योंकि हमें हाथों की स्वच्छता रखनी पड़ेगी जिसके द्वारा हमें जीवाणु एक दूसरे में न जाए। दूसरा है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे आप मास्क लगा सकते हो या विभिन्न प्रकार के उपकरण ध्यान रख सकते हो। श्वसन संबंधी स्वच्छता, खांसने संबंधी शिष्टाचार। इसका मतलब जब आप खांसते हो तो आपके हाथ में या तो रुमाल रखिए या कुछ रखिए जिसके द्वारा, या कहीं ऐसी जगह खांसी जहाँ पर अदर लोग ना हो, दूसरी तरफ देखकर खांसी, इस तरीके से आप वहाँ शिष्टाचार रख सकते हो। तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अगर ट्यूबरक्यूलोसिस की थोड़ी सी बात करें तो टीबी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसे क्षय रोग भी कहा जाता है टीबी को। टीबी का होने का कारण एक जीवाणु है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है टीबी किस वजह से होता है। तो विषाणु आपको ऑप्शन में रहेगा, वायरस रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। तो आपको बैक्टीरिया, जीवाणु ध्यान रखना है। जो माइकोबैक्टीरियम, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु, इसकी वजह से टीबी होता है। मुख्य रूप से श्वास नली और फेफड़े को प्रभावित करता है और व्यक्ति को बीमार करता है, धीरे धीरे इसमें ग्रसित करता है। तो टीबी एक भयंकर बीमारी भी है, आपको ध्यान रखना है। ट्यूबरक्यूलोसिस इसका पूरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, माता का शरीर विशेष जीवन आधारित तंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषक तत्वों की आपूर्ति देता है, वह तंत्र है। तो इनमें ये बोल रहा है कि माता के गर्भ में जो बच्चा होता है वो किस तरीके से अपना भोजन या मुख्य रूप से जो चीज़ें होती है, आवश्यक तत्व होते हैं, किस तरीके से लेता है। तो पहला ऑप्शन है प्लेसेंटा, दूसरा है एमनियोटिक द्रव, तीसरा है नाभि रज्जु और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें भी करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। अगर आपको इन तीनों जो पॉइंट्स हैं इनका पता है कि इनका होता है क्या मीन्स, तो आप यही लगाओगे कि उपरोक्त सभी। देखिए हम डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्लेसेंटा, जिसे अपरा भी कहते हैं हिंदी में। प्लेसेंटा क्या होता है? देखिए माता के गर्भ में जब शिशु होता है, बच्चा होता है, तो भ्रूण तक माता के शरीर से जो आवश्यक पोषक तत्व है और ब्लड है उसे ले जाने के लिए प्लेसेंटा काम करता है। प्लेसेंटा माता के शरीर से आवश्यक तत्वों को, पोषक तत्वों भ्रूण तक पहुंचाता है, ब्लड को भी भ्रूण तक सर्कुलेट करता है। ये काम प्लेसेंटा का होता है मुख्य रूप से। प्लेसेंटा इसके लिए माता को गर्भवती होने के दौरान माता को तैयार करता है कि वो इस फॉर्म में या उसके शरीर में ऐसे हार्मोन्स स्त्रावित करता है जिसकी वजह से उसके शरीर में हो रहे बदलाव के लिए वो तैयार रहे, माता को तैयार करता है, प्लेसेंटा है। दूसरा है एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव क्या होता है? भ्रूण के चारों जो द्रव फैला होता है उसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं। कुछ पोषक तत्व इसमें भी फैले होते हैं जो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा भ्रूण
को बाहरी चीज़ों से, जो भ्रूण नाजुक होता है उसे बाहरी शरीर के बाहरी भागों से एक सुरक्षा प्रदान करने का काम भी है एमनोटिक द्रव करता है। इसके बाद नाभि रज्जु, नाभि रज्जु क्या काम करता है देखिए, जैसे हम गर्भनाल भी कहते हैं, गर्भनाल जो माता के पेट से भ्रूण तक जुड़ी होती है। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से भ्रूण तक के बीच में जो जुड़ाव का काम होता है वो नाभि रज्जु करता है। नाभि रज्जु में 3 संरचनाएं होती है, जिसमें से 2 हमारी शिराएं होती है और एक धमनी होती है। तो 2 शिराएं और एक धमनी इसमें जुड़ी रहती है, जो प्लेसेंटा से भ्रूण के बीच में कनेक्ट होती है। जो शिराएं होती है वो यहाँ पर क्या करती हैं, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाती है प्लेसेंटा से, और जो धमनी होती है वो बेसिक तौर पर अशुद्ध जो ऑक्सीजन और अशुद्ध रक्त रहेगा उसे भ्रूण से लेकर वापस से कहाँ तक लाएगी, प्लेसेंटा से लाएगी। मतलब ये उल्टा काम करता है। नॉर्मली बॉडी में जो धमनियाँ होती है वो शुद्ध रक्त की वाहन होती है और जो शिराएं होती है वो अशुद्ध रक्त की वाहक होती है, पर यहाँ पर भ्रूण में उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को ले जा रही है और जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त को ला रही है भ्रूण से प्लेसेंटा के बीच में। तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी का काम होता है वो करती है हमारे बेसिक तौर पर गर्भनाल, जिसे नाभि रज्जु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुबह की उपकारियों से राहत देने के लिए आहारीय हस्तक्षेप में क्या होना चाहिए। मतलब सुबह की उपकारियां बेसिक तौर पे गर्भवती माता के लिए क्वेश्चन है। उन्हें जब उपकारियां आती हैं, मितली होती है, उल्टी होना जैसा होता है सवेरे सवेरे, तो उसके लिए कौन सी चीज़ राहत के रूप में रह सकती है। तो ऑप्शन है इसमें, पहला है सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स, दूसरा है कम सोडियम वाला आहार, तीसरा है एंटासिक जैसे प्रति अम्ल भी बोलते हैं, और चौथा है अंतःशिरीय तरल। तो इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, इसमें से पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, जिसे हम कह रहे हैं सूखे कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ जैसे क्रैकर्स। इसमें हम कह सकते हैं जो बिस्किट होते हैं या ऐसे सूखे पदार्थ होते हैं जिनमें कम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल क्या हो, ड्राई फॉर्म में हो, मतलब सूखे हो। इस तरीके से खाने से उन्हें सवेरे सवेरे जो मितली की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, है ना। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। जिन वृद्ध व्यक्तियों के पास भोजन की सीमित पहुंच होती है, मतलब वृद्ध लोग व्यक्ति है अगर उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, जो अकेले रहते हैं, जिनकी आय कम होती है और जिनके पास परिवहन की खराब सुविधाएं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वे रिक्त स्थान के प्रति असुरक्षित है। मतलब उनकी बॉडी में क्या चीज़ें कम जा पाएगी, ये क्वेश्चन है, क्योंकि उनके पास आय की कमी है, संसाधन की कमी है। तो हम चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, दूसरा है ऊर्जा कुपोषण, तीसरा है प्रोटीन कुपोषण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपके इतने आसान आ रहे हैं कि आप क्वेश्चनों का और क्वेश्चन से कंपैरिजन करके ऑप्शनों का आराम से सही आंसर लगा सकते हैं। आपको पता है कि उनकी आय कम में अगर वो सही से खाना नहीं ले पा रहे, तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी को दोनों की जरूरत होती है, एक तो ऊर्जा की भी जो कार्बोहाइड्रेट से और विभिन्न स्रोतों से मिलता है, और दूसरी प्रोटीन की भी क्योंकि ग्रोथ भी जरूरी है। तो हमें इसमें दोनों लगाना पड़ेगा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षाजन नामक कर्मक के विरुद्ध दृढ़ीकृत हो जाता है, रिक्त स्थान कहलाती है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षीकरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आपके बॉडी में जो प्रतिरक्षाजन होते हैं उनके विरुद्ध लड़ने के लिए कौन हेल्प करता है। प्रतिरक्षाजन होते क्या है, पहले ये चेक देख लेते हैं। प्रतिरक्षाजन मतलब बॉडी में होने वाले ऐसे पार्ट जो हमारी बॉडी के नहीं है, जैसे विषाणु हो गए, वायरस हो गए, है ना, बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु हो गए, या विषाक्त तत्व जो बॉडी में विषाक्त तत्व बनते हैं जो बॉडी में काम के नहीं है, वे हमें बॉडी में अंदर ही अंदर बीमार कर सकते हैं, हमें विभिन्न बीमारियों में ग्रसित कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के प्रति हमारी बॉडी में कौन लड़ता है, तो आपको पता है हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षीकरण, इसे प्रतिरक्षीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ऐसे ही और क्वेश्चनों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जल्द हम आपके लिए फुल क्लासें भी लेके आएंगे। अपने मित्रों को इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को इसे सेंड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।